हमें फौरन यहाँ से जाना होगा, फैजान बोला, और दोनों ने घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद था। क्या ये दरवाजा कभी खुलेगा? सामा ने खौफजदा होकर कहा। हमने जो कुछ भी किया वो हमारी तकदीर का हिस्सा बन चुका है। इसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलना शुरू हो गया और दोनों बाहर की तरफ दौड़ गए। जब वो दरवाजा पार करके बाहर निकले तो उनके पीछे एक साया था जो उनका पीछा कर रहा था। सामा और फैजान ने अपने कदम तेज किए और महल से बाहर निकल आए, लेकिन उनके दिमाग में वो आवाज और वो तस्वीर बीच बस चुकी थी। सामा की नजरें मुसलसल इस औरत की तस्वीर पर मरकूज थी और वो मुसलसल सोच रही थी कि इसका क्या मतलब था। वो औरत जो इसके बचपन से जली हुई थी अब इसके सामने आकर क्यों खड़ी थी? फैजान, हमें इस औरत के बारे में सब कुछ जानना होगा। ये जो कुछ भी है ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता, सामा ने कहा। फैजान ने कहा, ये राज इतने आसान नहीं हैं सामा। इस महल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक नहीं समझ आया। दोनों ने फैसला किया कि वो महल के अर्द गिर्द मजीद तलाश करेंगे और किसी तरीके से इस राज को हल करेंगे। इस दौरान उन्हें एक और किताब मिली जो महल के एक और कमरे में छपी हुई थी। किताब में मजीद पुरअसरार अलामात और कदीम जुबान में लिखे गए पैगामात थे। ये क्या लिखा है? फैजान ने किताब खोल कर पढ़ा। ये कोई आम किताब नहीं है, सामा ने कहा। ये उन रूहों के बारे में है जो इस महल के अंदर कैद हैं। किताब में एक पैगाम था, जिसने ये राज खोला वो हमेशा इसका हिस्सा बन गया। सामा और फैजान इस वक्त महल के बाहर खड़े थे और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सब कुछ सच था? वो जो कुछ भी जान पाए थे इसने उनकी जिंदगी को पलट कर रख दिया था। महल के अंदर छुपे हुए राज, वो पुरअसरार तस्वीर और वो आवाजें जो उन्होंने सुनी थी, ये सब कुछ उनके लिए एक मुहिम्मा बन चुका था। हमें इस जगह को मुकम्मल तौर पर समझना होगा, सामा ने कहा, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हमने देखा वो सिर्फ एक आगाज था। फैजान ने इसकी बात को गौर से सुना और कहा, मगर हमें ये भी सोचना होगा कि ये महल हमें क्यों अपनी तरफ खींच रहा है। शायद हमें कुछ और रास्ता मिले, आप फिर वो चीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। दोनों ने फैसला किया कि वो फिर से महल के अंदर जाएंगे, लेकिन इस बार उनके पास कुछ और टूल्स होंगे। उनके हाथ में वो किताब थी जो उन्होंने हाल ही में पाई थी और इसके अलावा कुछ दीगर पुरअसरार अशिया जो उन्हें कमरे से मिली थी। हमें इस कमरे में जाना होगा जहां वो तस्वीर लगी थी, वो तस्वीर जो तुम्हारी शक्ल से मिलती थी और जो औरत कभी वापस नहीं आई, फैजान ने कहा। सामा का दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर इसने अपने खौफ को ध्यान में लाते हुए जवाब दिया, हाँ वो तस्वीर, वो औरत, मुझे लगता है कि वो यहाँ की किलीद हो सकती है। दोनों ने दोबारा महल का रुख किया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे एक अजीब सा सुकूत छा गया। दरवाजा पहले की तरह खुला हुआ था, जैसे कुछ अंदर से उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? सामा ने फैजान से कहा। हाँ, ये सब कुछ वाकई अजीब है, फैजान ने जवाब दिया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। महल का अंदरूनी हिस्सा पहले की तरह सन्नाटा था। उनके कदमों की आवाज जगह जगह गूंज रही थी और हर कमरे में एक पुरअसरार दरवाजा था जो किसी दूसरे कमरे की तरफ ले जाता था। वो दोनों इस जगह की गहराइयों में जा रहे थे जहां एक पुरअसरार हकीकत छपी हुई थी। दोनों इस कमरे में पहुंचे जहां वो तस्वीर लगी हुई थी और जैसे ही सामा की नजर इस पर पड़ी, इसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो तस्वीर, वो चेहरा, इसकी शक्ल, इसकी आंखें, वो सब कुछ इतना अजीब था कि सामा के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। ये औरत मेरी तरह के नजर आती है, सामा ने हिम्मत जताते हुए कहा। क्या ये मेरी पुरानी सहेली महक हो सकती है? फैजान ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, ये तुम्हारी शक्ल से बहुत मिलती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे इस तस्वीर में अजीब लग रहा है। सामा ने दिल में सोचा, क्या ये तस्वीर वाकई महक की है? और अगर ये महक है तो वो किए गायब हो गई? क्या इसे यहाँ किसी ने कैद किया था? इसी दौरान उनके पीछे एक साया हरकत करता दिखाई दिया। सामा और फैजान दोनों एकदम मुतवज्जे हो गए।
उनके पीछे वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था और जैसे ही दोनों ने मुड़कर देखा, साया एक दरवाजे से निकलकर उनके सामने आ गया। क्या ये वही रूह है? सामा ने घबराते हुए कहा। फैजान ने फौरन कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मगर साया उनके रास्ते में था। इसने एक कदम और बढ़ाया और अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई। उनके अर्द गिर्द मुकम्मल तारीकी छा गई। दोनों की सांसें तेज हो गई थी और उनके ज़हन में बेशुमार सवालात थे। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ क्यों हैं? इसी लम्हे में उनके सामने एक पुरानी आवाज आई जो जैसे उनके अंदर की गहराइयों तक पहुंच रही थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें इस राज का पता चाहिए? ये आवाज खौफनाक थी और सामा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। फैजान ने अपना हाथ बढ़ाया और फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। क्या हम कभी इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे? सामा ने हिचकिचाते हुए कहा। फैजान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, हमें इसका सामना करना होगा और ये राज अब हमारे साथ है। इसी लम्हे कमरे में एक गैर मरी कुव्वत ने दरवाजा खोल दिया। सामा और फैजान बाहर निकलने में कामयाब हुए, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, वही साया उनके पीछे था। सामा ने पीछे मुड़कर देखा और साया दोबारा गायब हो गया। सामा और फैजान अभी तक महल के बाहर थे, मगर उनकी ज़हनी हालत बहुत मुख्तलिफ थी। महल का सन्नाटा और दरवाजों के पीछे छपी पुरस्रार हकीकत उनके दिमाग में गूंज रही थी। उनके दिमाग में बेशुमार सवालात थे जो हल होने के बजाय और ज्यादा पेचीदा होते जा रहे थे। हमें इस राज का हल निकालना होगा, सामा ने फैसला किया, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें कहां ले जा सकता है। फैजान ने इसकी तरफ देखा और कहा, यह महज एक राज नहीं है सामा, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन सकता है। दोनों ने दोबारा फैसला किया कि वो महल की मजीद गहराइयों में जाकर इस राज का पता लगाएंगे। वो जानते थे कि इस हकीकत को जाने बगैर वो सुकून से नहीं रह पाएंगे, लेकिन इस बार वो ज्यादा मोहतात रहने का इरादा रखते थे। महल के अंदर दोबारा दाखिल होते वक्त सामा की नजरें एक एक कमरे पर मरकूज थी। हर कमरा, हर दरवाजा, हर दीवार एक नए सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ एक गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। यहाँ कुछ और भी है, फैजान ने कहा। क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है? ये जगह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। सामा ने सर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है ये कुछ ऐसा है जो हम दोनों से छुपाया जा रहा है। दोनों इस कमरे में पहुंचे जहां वो पुरअसरार किताब रखी हुई थी। इस किताब के सफ़हात पर मजीद अलामात और पेचीदा तहरीरें थीं, जिन्हें पढ़ने से खौफ आ रहा था। फैजान ने इस किताब को खोला और एक और सफ़हा पढ़ा जिस पर एक इबारत दर्ज थी, जो इस राज को जान लेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। ये इबारत जैसे ही फैजान की नज़र में आई, इसने किताब फौरन बंद कर दी। ये क्या हो रहा है? सामा ने घबरा कर पूछा। फैजान ने किताब को कुछ देर तक खामोशी से देखा और कहा, यह किताब हमें एक राह दिखा रही है, लेकिन इस राह का आखिर क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। इसी दौरान एक और गहरी आवाज कमरे में गूंजी, तुमने हमें बेदार किया है, अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। सामा और फैजान दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े और उनके चेहरे पर खौफ था। वो जानते थे कि ये आवाज उनके जहन में नहीं थी, बल्कि हकीकत में कुछ था जो उनके अर्द गिर्द था। क्या ये वही साया है? सामा ने आहिस्ता से कहा। फैजान ने सख्ती से कहा, ये वही साया हो सकता है, लेकिन हमें इसका मुकाबला करना होगा। उनके सामने एक दरवाजा खुला और अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। इस कमरे में एक सुतून था जिसके अर्द गिर्द अजीब सी चमक थी। जैसे ही दोनों इस सुतून के करीब पहुंचे, वो चमक और ज्यादा तेज हो गई। एकदम सुतून के नीचे से एक सियाह साया निकलने लगा। अब ये किया है? फैजान ने घबरा कर कहा। सामा की नजरें इस साया पर जिमी हुई थी और वो महसूस कर रही थी कि ये कोई आम साया नहीं है। ये वो रूह थी जो महल के अंदर छपी हुई थी और वो अब सामा और फैजान के सामने आ चुकी थी। तुम दोनों ने हमें जग्गा लिया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। साया ने सरगोशी की।
सामा ने खौफ के बावजूद अपने हौसले को बरकरार रखते हुए कहा, हम इससे खौफजदा नहीं होंगे। हम इस राज को जानेंगे, चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। हिस्सा 7, साया का सामने आना। जैसे ही साया उनके करीब आया, एक खौफनाक सर्द हुआ का झोंका आया। पूरा कमरा टूटने लग गया और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगे। सामा और फैजान ने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, मगर साया ने उनके रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तुम नहीं जा सकते, अब ये राज तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, साया ने कहा, और इसके साथ ही कमरे की फिजा में एक जादुई सी कैफियत आ गई। हम तुम्हें नहीं डरने देंगे, सामा ने गुस्से से कहा, और इसने अपनी हिम्मत जमा करते हुए साया की तरफ कदम बढ़ाया। फैजान ने इसे रोका। सामा, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? ये कुछ और ही है, ये सिर्फ एक साया नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। सामा का दिमाग चकरा गया था, मगर इसके दिल में सिर्फ एक बात थी, इस राज को हल करना जरूरी था। हमें इसका सामना करना होगा, सामा ने कहा और साया की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो साया के करीब पहुंचे, साया ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम दोनों ने वो कमरा खोला जिसे तुम्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एकदम सिया धुंध ने उनके अर्ध गिर्द घेरा डाल लिया और दोनों की आंखों के सामने दुनिया मान पड़ गई। एक लम्हे में वो कमरा गायब हो गया और दोनों किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां ना रोशनी थी ना आवाज। ये जगह एक खला की तरह थी जहां उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। क्या ये हमारा अंजाम है? फैजान ने डरते हुए कहा। नहीं, हमें इस जगह से निकलना होगा। हम अब तक जो कुछ जान पाए हैं वो हमें आगे ले जा सकता है, सामा ने फैसला किया। सामा एक छोटे से शहर की लड़की थी जो बचपन में यहाँ अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इसका बचपन खुशहाल था, मगर एक अजीब बात यह थी कि शहर में हर शख्स इसके वालिदैन के बारे में कुछ ना कुछ अजीब और पुरअसरार बातें करता था। इसके वालिदैन ने हमेशा शहर से दूर रहना पसंद किया था और इस बात का कभी किसी ने खिलकर जिक्र नहीं किया कि आखिर किए। जब सामा की उम्र 20 साल की हुई तो वो अपने शहर वापस आई। इसने सुना था कि इसके बचपन का वो पुराना महल जिसमें वो रहती थी अब खाली हो चुका है और वहाँ कुछ पुरअसरार वाकयात होने लगे हैं। लोग वहाँ जाने से डरते थे और शहर की जुबान पर ये कहानियां थीं कि वहाँ कुछ गैर मामूली चीजें हो रही हैं। मगर सामा के लिए ये सब कुछ महज अफवाहें थी। इसने एक दिन फैसला किया कि वो इस महल को दोबारा देखने जाएगी और उन अफवाहों का हकीकत से पता चलाएगी। इसका पुराना दोस्त फैजान, जो कि एक तफ्तीशी रिपोर्टर था, इसके साथ था। फैजान हमेशा से सामा की मदद करता आया था और वो जानता था कि सामा के दिल में एक सवाल था जो कभी इसने किसी से नहीं पूछा था। क्या तुम वाकई वहां जाना चाहती हो? फैजान ने सवाल किया। सामा ने जवाब दिया, हाँ, अब मुझे ये सब कुछ जानना होगा। इस महल का राज, मेरे वालिदैन की खामोशी, वो सब कुछ जो मुझे हमेशा से अजीब लगा। दोनों ने महल का रुख किया और जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचे, सामा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। महल की पुरानी दीवारें, टूटे हुए शीशे और सन्नाटे ने इसके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया था। ये वही जगह थी जहां इसने बचपन में सबसे ज्यादा खुशी महसूस की थी, मगर आज ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर था। महल में दाखिल होते ही सामा और फैजान को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पूरा महल सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ पुरअसरार खामोशी थी। दोनों एक एक कमरे में जाकर हर जगह की तफसील से छानबीन करने लगे। महल के दरवाजे खिले हुए थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आया हो, मगर कुछ भी वाज़ेह नहीं था। दोनों ने सबसे पहले इस कमरे का रुख किया जहां सामा ने बचपन में अपनी ज्यादातर यादें बनाई थी। वो कमरा आज भी वैसा ही था जैसे वो इसे बचपन में याद करती थी, मगर कुछ अजीब सी तब्दीलियां थी। एक तरफ पुराना बेड पड़ा था जो कुछ जगहों से टूट चुका था और एक तरफ बड़ी सी किताबों की शेल्फ थी जिस पर पुरानी किताबें रखी हुई थी। उनमें से एक किताब ने फैजान की तवज्जो हासिल की। ये क्या किताब है? फैजान ने किताब खोलते हुए कहा। सामा ने किताब में मौजूद तहरीर पढ़नी शुरू की। ये किताब मेरे वालिदैन की हो सकती है, इसने फैजान से कहा। किताब में कुछ पुरअसरार अलामात थी और एक सफ़े पर एक तारीफ लिखी थी।
आखिरी दिन, जिस दिन हर चीज खत्म हो जाएगी, इस इबारत को पढ़कर सामा का दिल डूबने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या मानी रखता है। फैजान, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ हकीकत है? सामा ने सवाल किया। फैजान ने किताब को दोबारा देखा और कहा, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कुछ और ही बताती है। हमें इसका गहराई से मुताला करना होगा। इसी दौरान दोनों की नजर एक छुपे हुए दरवाजे पर पड़ी जो कि नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे की चटखनी खोलकर दोनों अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक अजीब सी खुशबू और खौफनाक हुआ का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर एक खाली कमरा था जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीर और एक बड़ी सी आईना लगी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही सामा और फैजान का सामना एक खौफनाक हकीकत से हुआ। कमरे में छपी हुई एक और किताब रखी थी और इस किताब के अंदर एक अजीब सा नक्शा था जो इस महल के हर कमरे को जाहिर करता था। किताब के सफ़हात के दरमियान एक और पुरअसरार नोट था, जो इस महल के राज को जानना चाहेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। सामा का दिल तेज धड़क रहा था और फैजान भी इस किताब की गहराई में कुछ और तलाश करने की कोशिश कर रहा था। हमें इस किताब को फौरन खत्म करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, फैजान ने कहा। मगर सामा की नजरें आईने पर थी और अचानक आईने में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वो फौरी तौर पर आईने के करीब गई और गौर से देखा। आईने में एक पुरानी तस्वीर नजर आई जिसमें एक लड़की थी जो सामा से मिलती जुलती थी और इस तस्वीर के नीचे एक इबारत लिखी थी, ये वही लड़की है जो कभी वापस नहीं आई। सामा के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। सामा और फैजान ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने कागज आ किसी दफन शुदा राज की बो। फैजान ने रोशनी के लिए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दोनों ने अंदर कदम रखा। ये जगह बहुत पुरअसरार है, फैजान ने कहा। मुझे लगता है हम यहाँ कुछ बहुत बड़ी चीज दरियाफ्त करने वाले हैं। सामा की नजरें कमरे की दीवारों पर थी। उन दीवारों पर कुछ खुफिया निशान थे जो पहले नजर नहीं आए थे। ये निशान किसी कदीम जुबान में लिखे गए थे और उनकी शक्लें इतनी पेचीदा थीं कि सामा को उनका मफहूम समझने में मुश्किल हो रही थी। ये किया है, सामा ने एक निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये किसी कदीम तहजीब की तहरीर हो सकती है, हमें इसका मुताला करना होगा, फैजान ने कहा और किताबों की शेल्फ की तरफ बढ़ा। इसी दौरान सामा की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो इस कमरे की दीवार पर लटक रही थी। तस्वीर में एक औरत की शक्ल थी जो सामा से मिलती जुलती थी। इस औरत का चेहरा इतना पुरअसरार था कि सामा की आंखों में खौफ के जुर्मत पड़ गए। ये क्या है? सामा ने हिम्मत जताते हुए पूछा। ये वो औरत हो सकती है जिसका जिक्र इस किताब में था, फैजान ने कहा और किताब खोलकर एक सफ़ा पलटते हुए कहा, इस तस्वीर के नीचे कुछ लिखा है। वो तुम्हारी सहेली थी, फैजान ने कहा। इसका नाम महक था और वो कभी वापस नहीं आई। महक? सामा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये नाम मुझे कहीं ना कहीं सुनाई दिया है, मगर मैं कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। ये सब कुछ इतना गैर मामूली था कि सामा और फैजान दोनों की नजरें इस तस्वीर पर जिमी हुई थी। जैसे ही सामा ने एक कदम आगे बढ़ाया, तस्वीर का चेहरा धुंधला पड़ गया और एक लम्हे में वो गायब हो गया। क्या ये वाकई हो रहा है? सामा ने सरगोशी की। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। सामा और फैजान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस पुरअसरार जगह में आकर वो बेचैनी और खौफ का शिकार हो गए थे। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था और उनकी सोच में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, हम यहाँ क्यों हैं? दोनों की नजरें चारों तरफ गच। ये जगह अजीब सी थी, एक खला की तरह। हर तरफ सिया धुंध और सुकूत छाया हुआ था और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो इस आलम में थे जहां ना वक्त था ना कोई शक थी, जैसे वो कहज खला में फंस गए हों। फैजान, क्या ये वही जगह है जिसका जिक्र किताब में था? सामा ने सरगोशी की। फैजान ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, ये वही जगह हो सकती है,
लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हम इसमें कैसे आए। ये सब कुछ इतना गैर मामूली है। इसी दौरान अचानक एक गमगीन भारी सी आवाज गूंजी, तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ खेल रही है। सामा और फैजान दोनों के जिस्मों में सनसनी दौड़ गई। वो आवाज एक रूखी थी और वो पहले की तरह उनके जहन में नहीं बल्कि पूरी जगह में गूंज रही थी। क्या हम वापस जा सकते हैं? फैजान ने सवाल किया, लेकिन इसकी आवाज में हिम्मत की कमी थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं फैजान, ये वो मकाम है जहां हमें अपने खौफ का सामना करना होगा। और सामा ने सर झुकाकर कहा, हम इस राज को जानकर ही वापस जा सकते हैं। इसी लम्हे उनके सामने एक छवि उभरी, वही सियासाया जो अब तक उनका पीछा करता आया था, लेकिन अब ये सियासाया एक शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसका जिस्म इंसानी नहीं था, बल्कि एक खौफनाक गैर मादी शक्ल थी जो मुकम्मल तौर पर सियाह थी, और इसके अंदर एक सुर्ख चमक थी जो सामा और फैजान के दिलों को डरा रही थी। तुमने हमारे राज को खोलने की कोशिश की, अब तुम्हें इसका जवाब मिलेगा, साया ने गहरी आवाज में कहा। तुम कौन हो? सामा ने खौफ के आलम में पूछा। हम वो हैं जो तुम्हें कभी समझा नहीं सके, वो हैं जिन्हें तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। हम वो हैं जो हमेशा तुम्हारे दरमियान मौजूद रहे, लेकिन तुमने हमें कभी नहीं देखा, साया ने जवाब दिया, और इसके साथ ही कमरे की फिजा और ज्यादा पुरअसरार हो गई। लेकिन हम इस जगह क्यों हैं, और इस सब का ताल्लुक हमारे साथ क्यों है? फैजान ने कहा, और इसकी आवाज में बेचैनी थी। साया ने एक सियाह हंसी के साथ कहा, ये तुम्हारी तकदीर है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस मकाम पर आने को मजबूर करता है। तुम दोनों को इस राज का सामना करना होगा, और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया। सामा और फैजान को ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर ये हकीकत थी, और अब वो इस हकीकत को जानने के लिए तैयार थे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तो हमें क्या करना होगा? सामा ने पुरसुकून अंदाज में पूछा। तुम्हें हमारे सवालात का जवाब देना होगा, और तुम्हें इस जगह के तमाम राज खोलने होंगे, साया ने कहा, और इसके बाद वो धुंध में गायब हो गया। सामा और फैजान का दिमाग अब भी इस पुरअसरार साया के अल्फाज से भरा हुआ था। उनके लिए ये सब कुछ नए, खौफनाक और दिल दहला देने वाले राज थे, लेकिन वो जानते थे कि इसका हल तलाश करना जरूरी है, ताकि वो इस खौफनाक हकीकत से बाहर निकल सके। हमें इस कमरे में मौजूद हर चीज को समझना होगा, सामा ने कहा। जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारी मदद कर सकता है। फैजान ने सर हिलाया और कहा, हाँ ये सच है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि हमारे अंदर क्या है जो हमें यहाँ ले आया। दोनों ने एक बार फिर कमरे का जायजा लिया। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब निशानियां बनी हुई थी जो पहले नजर नहीं आई थी। उन निशानों को देखकर सामा को लगा जैसे ये कुछ गहरे राज की तरफ इशारा कर रहे हो। ये निशान क्या है? सामा ने एक निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये वो निशान हैं जो हमें इस जगह के राज तक ले जा सकते हैं, फैजान ने जवाब दिया। अगर हम उन निशानों को समझ पाए तो हम शायद इसके अगले हिस्से तक पहुंच जाएंगे। दोनों ने निशानों का पीछा किया और जैसे ही वो एक खास निशान के करीब पहुंचे, अचानक कमरे में एक रोशनी उभरी और दोनों को एक नया दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा एक पुराने सीढ़ियों के रास्ते पर ले जा रहा था जो नीचे की तरफ जा रहा था। ये दरवाजा कहाँ ले जाएगा? सामा ने सवाल किया। हमें इसका जवाब जानना होगा, फैजान ने कहा, और दोनों ने इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दोनों ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया और जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उनके सामने एक इंतहाई पुरअसरार कमरा था। इस कमरे में मुख्तलिफ किस्म की अशिया रखी हुई थी, कुछ कदीम किताबें, कुछ अजीब आलात और एक बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी। ये क्या है? सामा ने पूछा। ये वो कमरा है जिसके बारे में किताब में जिक्र था, फैजान ने कहा। ये कमरा शायद हमें असल हकीकत तक ले जाएगा। उन्होंने तस्वीर की तरफ देखा। वो तस्वीर एक औरत की थी और इसका चेहरा सामा से बहुत मिलता था। ये औरत वही थी जिसका जिक्र किताब में था, और इसके बाद जो कुछ हुआ था वो सामा के लिए एक बड़ी पहेली बन चुका था। ये औरत मेरी शक्ल की तरह क्यों है? सामा ने खौफ के आलम में कहा।
ये तस्वीर तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे और इस औरत के दरमियान कुछ गहरा ताल्लुक है। फैजान ने कहा, यह हकीकत शायद वो राज है जिसका हमें सामना करना है। सामा और फैजान दोनों इस पुरअसरार कमरे में खड़े थे, जहां दीवार पर वो तस्वीर आवेजा थी जिसमें एक औरत का चेहरा दिखाया गया था। सामा की नजरें इस तस्वीर पर जिमी हुई थीं और वो समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या ताल्लुक था। वो औरत इससे बहुत मुशाबहत रखती थी, जैसे वो खुद हो, लेकिन इस तस्वीर में कुछ और था जो सामा को उलझा रहा था। ये औरत में हूँ, सामा ने आहिस्ता से कहा, और इसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। फैजान ने इसकी तरफ मुड़कर कहा, ये कुछ गहरा राज हो सकता है सामा, हमें इसका जवाब तलाश करना होगा। इसी लम्हे कमरे की रोशनी अचानक तेज हो गई और एक पुरअसरार आवाज गूंजी, तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ खेल रही है। सामा और फैजान दोनों एक दूसरे की तरफ घूमे। कमरे में एक और साया उभरा, वही सियाह साया जो हमेशा उनका पीछा करता आ रहा था, लेकिन अब ये साया एक इंसानी शक्ल में तब्दील हो चुका था। इसका जिस्म सियाह धुंध में डूबा था और इसकी आंखों में खून की सुर्ख चमक थी। तुम दोनों ने हमारे राज को खोलने की कोशिश की और अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा, उन साया ने गहरी आवाज में कहा। सामा की आंखों में खौफ था, मगर इसने अपने आप को संभाला। हम इसका सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो। साया हंसा और इसके साथ ही कमरे की फिजा और ज्यादा पुरअसरार हो गई। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें यहाँ ले आया। तुम दोनों का इस कमरे में आना तुम्हारी तकदीर का हिस्सा था। लेकिन ये औरत कौन है और इसका ताल्लुक हमसे किया है? फैजान ने सवाल किया। साया ने जवाब दिया, ये औरत तुम्हारी साबिक जिंदगी की हो सकती है सामा, तुम्हारे अंदर इसकी यादें दफन हैं। तुम इसकी शक्ल इख्तियार कर चुकी हो क्योंकि तुम्हारी रूह और इसकी रूह का ताल्लुक है। क्या मतलब? सामा ने हिचकिचाते हुए पूछा। इस महल में कुछ रूहें कैद हैं। ये सब तुम्हारी साबिक जिंदगी का हिस्सा हैं और तुम्हें इस राज का हल तलाश करना होगा। वो औरत जिसका चेहरा तुमसे मिलता है, वो तुम्हारी आखिरी जिंदगी की एक शख्सियत थी और तुम्हारी तकदीर अब इस जगह से जड़ी हुई है। सामा के दिमाग में जैसे एक सैलाब आ गया। वो औरत, वो तस्वीर, वो सियाह साया, ये सब कुछ एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। इसका दिमाग तेज रफ्तारी से काम कर रहा था और वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये सब सच है तो हमें इससे बाहर कैसे निकलना होगा? फैजान ने सवाल किया। साया ने उनकी तरफ बोझ के साथ नजर डाली और कहा, तुम्हें खुद को इस जगह से आजाद करना होगा। तुम दोनों के अंदर इसकी ताकत है, लेकिन तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा और इसरा को मुकम्मल तौर पर तय करना होगा। सामा ने फैजान की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अज़्म और हिम्मत पाई। हम ये करेंगे, हम इस राज का पर्दा उठाएंगे। सामा और फैजान ने अपना इरादा मजबूत कर लिया था कि वो इस खौफनाक हकीकत का सामना करेंगे, चाहे इसका क्या भी नतीजा हो। साया की बातों ने उन दोनों को ये समझा दिया था कि उनके अंदर एक ताकत है जो उन्हें इस पुरअसरार दुनिया से निकाल सकती है। दोनों ने एक साथ हाथ पकड़ा और वो तस्वीर की तरफ बढ़े। जैसे ही वो तस्वीर के करीब पहुंचे, एक जादुई रोशनी उनके अर्द गिर्द फैल गई। वो रोशनी ऐसी थी कि वो उन दोनों के जिस्मों में सरायत करने लगी और दोनों को एक अजीब सी सुकून की हालत महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? सामा ने हैरानी से कहा। हम खुद को आजाद कर रहे हैं, फैजान ने जवाब दिया। अचानक कमरे की दीवारों से एक सियाह धुंध अलिफाबेर और साया का शोर गूंजने लगा। तुम इसे नहीं रोक सकते, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन सामा और फैजान ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक आवाज में कहा, हमें इसका सामना करना है और हम निकलेंगे। जैसे ही वो दोनों एक कदम और आगे बढ़े, वो सियाह धुंध एकदम छटने लगी और साया गायब हो गया। कमरा रोशन हो गया और एक नई हकीकत सामने आ गई। सामा और फैजान अपने आप को महल से बाहर पाते हैं। जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया था, वो सब एक ख्वाब आशायद हकीकत का हिस्सा था। महल की पुरअसरारियत खत्म हो चुकी थी और दोनों बाहर की रोशनी में खड़े थे। ये किया था, सामा ने सुस्त कदमों से कहा।
हमने इसका सामना किया और हम जीत गए। फैजान ने मुस्कुरा कर कहा। मगर वो औरत, सामा ने कहा, क्या वो हकीकत थी? फैजान ने सर हिलाया। शायद वो तुम्हारी साबिक जिंदगी का हिस्सा थी और शायद तुम्हें इसकी यादें इस रास्ते पर ले आए, लेकिन अब हमने इस राज को जान लिया है और अब हम आजाद हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ निगाह की, जहां रोशनी की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। हम अब आजाद हैं, सामा। हम इस खौफ से आजाद हैं जो हम पर बरसों से छाया हुआ था। फैजान ने कहा। सामा ने आहिस्ता से कहा, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, इस राज के बावजूद जो हमें इस सफर पर ले आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देती है।